हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री बाय हमीर सिंह। आज हम आपको जो है क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है पढ़ाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि एसिड और बेसिस जो होते हैं उनकी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग रिएक्शन या उनकी जो प्रॉपर्टीज थी या उनकी डेफिनेशंस थी वो हमने बताई थी आप लोगों को, है ना। आज जो है हम आपसे बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड। एसिड जो है किन किन सब्सटेंसेस से रिएक्शन करके क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने रिएक्शंस जो है एसिड की किन के साथ करानी है। रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ में रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है, एसिड। और नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ में क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ में क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो ये सभी जो है हम आज जानेंगे एसिड के बारे में। एसिड इन सब चीजों से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो रिएक्शन विद बेस से जो है हम देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको रिएक्शन कराई थी बेस के साथ में, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था और H3 लिया था, जिसमें जो है हम लोगों ने रिएक्शन में आपका एक सॉल्ट बना था और वाटर बना था, ठीक है। तो अभी हम उसी को दोबारा से करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे सबसे पहले रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो देखिए हमें मालूम है एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। देखिए हमने ले लिया HCl प्लस NaOH, साइन ऑफ रिएक्शन NaCl प्लस H2O। हमें मालूम है एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं और आपका वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको हम जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और आपका वाटर बनाते हैं। देखिए इसी के बिहाफ पे मैं एक और रिएक्शन आपको कराना चाहूंगा। ये देख रहे हैं आप, क्या है, बेस है। आप आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, आर्हेनियस ने बताया था कि बेस जो होते हैं और एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, बेस में OH- पाया जाता है और एसिड में H+ पाया जाता है। तो जो भी कंपाउंड जिनमें H+ होता है वो एसिड कहलाते हैं और जिनमें OH- होता है उनको जो है हम बेस कहते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो CaOH का होल ट्वाइस, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लाइम वाटर। जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो आपका ध्यान से देखिएगा यहाँ पे CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है बनता है आपका व्हाइट PPT, प्रेसिपिटेट यानी अवच्छेद, श्वेत अवच्छेद कहा जाता है इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे CO2 जो है और यहाँ पे OH के दो मॉलिक्यूल CO3 बन गया और यहाँ पे एक आपका वाटर भी बन गया। अब आप देख रहे हैं ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमने बेस के साथ में एसिड को रिएक्ट कराया तो आपका सॉल्ट बना, बिल्कुल हूबहू यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये आपका हमने बेस ले लिया। तो आपका वहां पर भी वाटर रिलीज हो रहा था, यहाँ पर भी वाटर रिलीज हो रहा है। दैट मींस यहाँ पर CO2 जो वर्क कर रहा है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एसिड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेस और एसिड मतलब कंबाइंड हुए और जो है आपका CaCO3 बन गया और आपका H2O जो है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो इसी को जो है आप हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन जो है
आपकी बिल्कुल जानी पहचानी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जब हम लोग चूने का पानी यानी कि जो घर में जो कलई बनाते हैं, कलई करते हैं दीवारों पे, तो आप देखते हैं CaOH का वोल्टवाइज जो है कलर किया जाता है दीवारों पे। होता क्या है कि जो आपके वायुमंडल में CO2 होता है, वो CO2 CaOH से रिएक्शन करके एक लेयर बनाता है CaCO3 की। इसको आप जानते हैं क्या बोला जाता है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और ये संगमरमर भी बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चौक सुना है आपने, वो भी यही होता है, उसी का फॉर्मूला है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर आपने देखा है कि व्हाइट कलर की एक जो है परत बन जाती है जब हम कलई करते हैं तो दीवारों पे, ठीक है। तो उसी मतलब हम यही प्रोसेस बताना चाह रहे हैं आपको कि दीवारों पे जो सफेद रंग आता है वो कहां से आता है। तो क्या होता है वहां पे, कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। तो यहाँ पर जो CO2 है वो आपका कैसा कार्य कर रहा है? अब कैसा कार्य कर रहा है? एसिड की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर CO2 जो है वो कैसा काम कर रहा है? एसिड की तरह काम कर रहा है। CaOH ये वोल्टेज से ये रिएक्शन करके आपका CaCO3 बनाता है, जो कि एक सफेद परत के रूप में आपके दीवारों के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसको जो है देखिए, ये रिएक्शन जो है आपकी रिएक्शन विद वाटर है और इसमें जो है एसिड H2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और क्लोराइड माइनस आयन जो है बन रहा है और H3O प्लस बन रहा है। कहने का मतलब जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो होता क्या है बेसिकली कि H प्लस जनरेट होता है, लेकिन H प्लस जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। वो क्या है कि आपका पानी के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस आयन बनाता है। H प्लस आयन जो है वो फ्रीली मूव नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो जब हमारी रिएक्शन जल के साथ, एसिड की जो रिएक्शन होती है वो जल के साथ जब होती है तो उसमें H प्लस हाइड्रोनियम आयन जनरेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप जानते होंगे कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो बहुत सारी जो है ऊष्मा जनरेट होती है। आपको मालूम है, आपने जो है जब भी कभी आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, उनको कभी भी जब डाइल्यूट करने के लिए हम उनको जो है पानी मिलाते हैं तो हमें बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों? आपको मालूम होगा, क्योंकि उस समय जो है वो हीट जनरेट होती है और जिससे कि हम जो है जल सकते हैं, है ना। तो हमें जब भी किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है, डाइल्यूट करते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है? आपको मालूम है, पहले मैं बता चुका हूं आपको वीडियो में कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले तो हम उसमें पहले पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद में उसमें धीरे धीरे करके जो है एसिड का 2 बूंद 4 बूंद ऐसे करके जो है उसमें ऐड करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको हिलाते जाते हैं। कभी भी ऐसा कभी नहीं करते कि एसिड लिया और उसमें जो है हमने वाटर को ऐड कर दिया। तो डाइल्यूट कर, एसिड को डाइल्यूट यानी कि तनु बनाने के लिए, तनुकरण करने के लिए हमेशा क्या करना होता है, हमें पहले हम किसी भी परत नली या टेस्ट ट्यूब में जो है पहले वाटर लेते हैं और उसमें बूंद बूंद करके जो है एसिड को डालते हैं और उसको हिलाते जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी रिएक्शन कैसी होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट जो है जनरेट होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस हीट, यानी कि हमारा जब एसिड जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो हीट भी जनरेट होती है, जिसके लिए हमें ध्यान रखना होता है अगर किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसमें जो है वाटर में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर को मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिएक्शन हम अपनी पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। ये तीसरा नंबर है।
तो रिएक्शन विद मेटल क्या होता है, जब आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी बाहर निकलती है और जो है आपका सॉल्ट होता है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने HCl को ले लिया है, हम सभी एग्जांपल में HCl को ले रहे हैं, और क्या होता है, जैसे मान लिया हमने इसको Mg के साथ रिएक्ट कराया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 Mg ले लेंगे, वो सॉरी 2 HCl के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारा MgCl2 बनेगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। तो देखिए ये आपका बन गया सॉल्ट, ठीक है, और ये है आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। ये हमने क्या लिया था, एसिड, और ये लिया था आपका मेटल। तो आपने देखा यहाँ पे एसिड और मेटल जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अच्छा, ये सभी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं, कुछ ही धातुएं ऐसा करती हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, वो ऐसा करती हैं, और जो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है वो ऐसा नहीं करती हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे वो नंबर रिएक्शन विद सोडियम, या हम बोलेंगे मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं आप जानते हैं, जैसे हो गया आपका Na2CO3, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ठीक है। जब इनके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है आपका, देखिए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ये आपका सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपका देखिए जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है देखिए हम एग्जांपल सेट करते हैं। HCl को अगर हम Na2CO3 से रिएक्शन कराते हैं, Na2CO3 सॉरी, तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे पहले 2 HCl लेना होगा। तो आप देखेंगे एक तो सॉल्ट बनाना है तो ऑब्वियसली NaCl ही बनेगा, तो 2NaCl बन गया, ठीक है। अच्छा, CO3 से कन्वर्ट होता है CO2 में और आपका वाटर बन जाता है, इसका बनेगा H2O, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है, आपने सुन लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसके साथ ही हम करा के देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे HCl लिया प्लस NaHCO3 लिया, और जब हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो आप देखिए यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल लेने की जरूरत है क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही सोडियम मिला हुआ है। तो देखेंगे NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, आप देखें ध्यान से, एक H यहाँ के एक ऑक्सीजन, तो जो है आपका H2O बन के तैयार हो गया है। तो हमने बताया सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये तो रही आपकी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन को जो है हम पढ़ते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। रिएक्शन विद 5.2 रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। धातु ऑक्साइड के साथ में किस तरीके से जो है आपका एसिड रिएक्ट करता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो मेटल ऑक्साइड आप जानते हैं Na2O टाइप या MgO टाइप, ठीक है। ये सब आपके धातु ऑक्साइड कहलाते हैं, मेटल ऑक्साइड जिनको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो देखिए
प्लस HCl। तो यहाँ पे हमें 2 लेने होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है तो हमें सॉल्ट बनाना है। तो आपका बनेगा 2NaCl प्लस, अब आप देख पा रहे हैं क्या बचा है हमारे पास H2O। ठीक है, तो इसमें भी सॉल्ट बनता है और आपका जो है एसिड वाटर बन जाता है। अच्छा मैं और भी करता हूँ आपका Mg2O। ठीक है, और इसके साथ में करते हैं MgO2 MgO रहेगा केवल। और अगर हम इसको HCl के साथ एक कराते हैं तो यहाँ पर भी आपका MgCl2 बनता है और आपका H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होती है इसकी एसिड की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस, या फिर हम बोलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो ये हमने सभी पढ़ लिया अभी एसिड की किन के साथ में कैसे कैसे रिएक्शन होती है, सभी को पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एसिड जो होता है या बेस जो होता है उसको हम पहचान तो लेते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है, वो भी किसके द्वारा, इंडिकेटर के द्वारा, सूचक के द्वारा जान लेते हैं कि भाई ये एसिड है या फिर बेस है। लेकिन अब वो एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना जो है बेस स्ट्रांग है, इसका मापन कैसे करें। तो देखिए एक स्केल जो है डेवलप किया गया, वो उसको बोलते हैं हम पीएच स्केल, है ना। अच्छा देखिए, चलिए पहले हम लिख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, अम्ल और क्षारों की प्रबलता, इसको लिखेंगे अम्ल और क्षारों की प्रबलता। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, आर्हीनियस ने बताया था, आर्हीनियस ने क्या बताया कि भाई जो एसिड जो होते हैं वो H+ जनरेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो आपका क्या करते हैं, OH- रिड्यूस करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई अगर एसिड है वो स्ट्रांग होगा, एसिड स्ट्रांग कब होगा, एसिड स्ट्रांग तब होगा जब उसमें H+ का कंसंट्रेशन यानी कि H+ की मात्रा ज्यादा होगी। H+ की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, अच्छा वैसे ही OH- का कंसंट्रेशन, मात्रा, सांद्रता या कंसंट्रेशन बात एक ही होती है। तो अगर OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम कहेंगे वो क्षार है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे, आर्हीनियस के बिहाफ पे ही हम पता करते हैं कि H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, और उसी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसको हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें बताया था कि सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं कि वो जो है अपना कलर अलग अलग देते हैं अलग अलग H+ कंसंट्रेशन के आधार पे, यानी कि H+ कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उनका कलर बिल्कुल अलग डिफरेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे H+ आयनों की सांद्रता के अनुसार सार्वत्रिक सूचक अलग अलग रंग देता है। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता के ऊपर ही डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल जो पेपर है उसका मान क्या आएगा या उसका जो है वैल्यू क्या होगी, या उसमें कंसंट्रेशन जो है H+ का कितना ज्यादा है या फिर कम है। तो ये सब जानने के लिए हमने जो है एक स्केल डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल, इसमें क्या है, H+ आयनों की सांद्रता के अनुसार इस स्केल को 0 to 40 इसकी रेंज है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 40। ठीक है, अच्छा देखिए अब क्या होता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो वो कैसा होगा, आप खुद ही जानते हैं। जब H+ कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन जो बराबर होगा तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, आपका न्यूट्रल होगा।
कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें pH is equal to 7, then solution is न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं कहूं कि pH का मान जो है 7 से ज्यादा है, pH का मान 7 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे then solution is basic। ठीक है। और अगर pH की वैल्यू 7 से कम आ रही है, then solution is ऐसा होगा एसिड। ठीक है। तो ये तो था हमारा pH स्केल। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ये जो पावर होती है वो एक कंसंट्रेशन की पावर ली जाती है। यहाँ पे pH का मतलब होता है कंसंट्रेशन की पावर ली जाती है। अब यहाँ पर ये है कहने का मतलब, अगर pH जो है लेस देन 7 होगा तो कहने का मतलब H+ का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। H+ का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो आप जानते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, या OH- कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उसमें जो है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है। मैं इसको जो है एक ग्राफ के जरिए जो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, अभी एक मिनट रुकिएगा। मान लिया हमारा ये है 7, ये pH वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लिया 0 है, और यहाँ पर मान लिया हो जाता है 14। ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो दिखा रहा है कि H+ का कंसंट्रेशन यानी H+ की मात्रा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा समझिए आप, इससे हमें कोई मतलब नहीं कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या चीज है, क्या नहीं है। हम बस केवल ये जानना चाह रहे हैं, अगर हम इस कंडीशन पे चले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ पूरा H+ है। मतलब यहाँ पर अगर ये एक सॉल्यूशन का सैंपल है जिसमें इस समय पे जहां पर pH 0 है वहां पर पूरा का पूरा H+ है, कहने का मतलब यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, OH- का बहुत ही कम है, और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं OH- का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और ये मान लिया मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है OH- के कंसंट्रेशन को। तो आप ध्यान से सुनेंगे, जहां पर pH 0 है वहां पर H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है। दैट मींस क्या यहाँ पे प्रूव होता है कि यहाँ पर जो pH 0 है वहां पर एसिडिक नेचर जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है, यानी pH वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। अब बात करते हैं pH वैल्यू धीरे धीरे से यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, pH वैल्यू इंक्रीज कर रही है यानी कि pH मतलब H+ का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। आपको दिख रहा है ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर OH- का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, OH- कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट मींस बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे कैसा था, न्यूट्रल। ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम लिखेंगे इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, यानी क्षारीय गुण में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। और अगर हम इधर आते हैं तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई जहां पर pH 0 है वो समझ लीजिए अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, और अगर यहाँ पर pH यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आकर के आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा खाली, यानी कि यहाँ पे OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर pH वैल्यू किसी की 14 आ रही है तो आप ये कहेंगे कि वो जो है स्ट्रांग बेस है। ठीक है। तो ये pH स्केल से आपको जो है पता लगता है कि वही जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की वो एसिडिक है या बेसिक है, या फिर कितनी एसिडिक है या फिर कितनी बेसिक है। तो अगर pH वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की हमें मालूम होती है तो हम उससे पता कर लेते हैं कि ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। ठीक है। pH वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा यूजेस है,
जैसे आप देखते हैं हमारा सॉइल जो होती है वो पेड़ पौधों के लिए कितने पीएच, कितना रेंज होना चाहिए सॉइल का, वो जो कि पेड़ पौधों के लिए, खेती के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर डेली लाइफ में हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।